कि सबसे पहले तो जो सरकार और सरकार के पीछे रहने वाले जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस निर्णय को वो खुद नहीं करना चाहते संसद के द्वारा खुलेआम, उस निर्णय को वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाते हैं। उनकी इच्छा पूरी होती है, मनुस्मृति की विचारधारा भी आगे बढ़ जाती है और उनको राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है और कोई हानि नहीं होती। यह फैसला भी उसी तरीके का था। आज इन्हीं के खिलाफ हमारे ही अपने भाइयों को लेकर हमारी भी करनी है कि हम उनको डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा नहीं समझा पाए, हम उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं समझा पाए। अम्बेडकरी विचारधारा का राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आएगा। राज्यों में और केंद्र में न तो आपका आरक्षण प्रोटेक्टेड रह सकता है और ना आपके अधिकार प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार और सरकार के पीछे रहने वाले जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस निर्णय को वो खुद नहीं करना चाहते संसद के द्वारा खुलेआम, उस निर्णय को वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाते हैं। उनकी इच्छा पूरी होती है, मनुस्मृति की विचारधारा भी आगे बढ़ जाती है और उनको राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है और कोई हानि नहीं होती। यह फैसला भी उसी तरीके का था। संविधान में स्पष्ट है कि जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, उन तीनों के अलग अलग काम है। संविधान में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो लिस्ट है उसको 341 अनुच्छेद 341 और 342 के तहत संसद ही उसमें किसी भी प्रकार का एडिशन, डिलीशन और किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकती है और उसको प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं। उसको हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं। संविधान की इस प्रावधान के होते हुए भी, और यही नहीं, 15(4), 16(4), आर्टिकल 341, 342 और जहां से ये अधिकार की तरह आरक्षण आता है वो आर्टिकल 335 है। इन सबसे परे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को अपने हाथ में ले लिया। इस देश की संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है उसका भी अपहरण कर लिया और जो माननीय राष्ट्रपति, जो सबके हेड होते हैं, सरकार के भी, सेना के भी, न्यायपालिका के भी और कार्यपालिका के भी, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनकी शक्तियों का भी अपहरण कर लिया। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संविधान की हत्या की है, संसद की शक्तियों का अपहरण किया है और राष्ट्रपति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन से, लीगल और पॉलिटिकल रीजन से भी ये बहुत अनैतिक, असंवैधानिक और समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी निर्णय है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जब शेड्यूल कास्ट के हित की कोई बात आती हो, चाहे जमींदारी एबॉलिशन की बात हो, चाहे वो गरीबों में, दलितों में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या बहुजनों के अन्य अधिकारों की बात हो, इस देश की संसद, राज्य की विधायिकाएं नहीं करती वो काम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो जज जो केवल 118 परिवारों से अब तक भर्ती हुए हैं, आजादी के पूर्व से लेकर के जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने हैं तब से, और वो ना कोई परीक्षा पास करते हैं, ना उनकी आइडियोलॉजिकल सेंसिटिविटी का टेस्ट पास, ना हम लोगों को यह मालूम चलता है कि क्या योग्यता है, क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं और किन आधार और मानदंडों पर इनका चयन होता है। हम ये कहते हैं कि और जो ये काम संसद को करना चाहिए था, लॉ मेकिंग का काम, वो सुप्रीम कोर्ट को कतई नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो हमारा विरोध ही है कि ये संविधान की हत्या है। जो सरकार खुद नहीं कर सकती उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पूरे देश की जो अछूत जातियां थी उनके लिए लड़ाई लड़के पूना पैक्ट के तहत 1270 जातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में, जो विभिन्न राज्यों की जातियां थी, उनको रखा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार ये लिस्ट बनी
वहीं से बाबा साहब अम्बेडकर ने एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इनको शेड्यूल में शामिल किया। तो जो ये वर्गीय चेतना, जो 1270 जातियां जो एक वॉइस में बोल रही थी, पंजाब में इनकी आबादी 40% है, और 40% ये जातियां अगर है तो वहां तो इनके अलावा शासन ही नहीं कर सकता था, जबकि वहां अकाली, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का शासन रहा है। वहां कभी भी दलित विचारधारा की किसी भी सरकार का शासन नहीं था। 40% हुए भी वहां पर सबसे पहले कांग्रेस ने इस प्रकार की नीति अपनाई कि जो वाल्मीकि और मजहबी लोग हैं और जो रविदसिया लोग हैं, चमार लोग हैं, उनको 50-50% में बांट दिया। और ये पॉलिसी 3 दशक से ज्यादा वहां रही। और कारण यह है कि जो वर्ग अपने उस जातिगत पेशे से ऊपर उठना ही नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, अपने समाज सुधार अपने जाति के अंदर नहीं करना चाहता, डॉक्टर अम्बेडकर की जगह वो जो गुजराती ब्राह्मण वाल्मीकि की जाति है उसको अपना ऋषि मानते हैं उसको, और वो उस धर्म की ओर जाते हैं जहां उनका शोषण है। वो न तो अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, न बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, न कभी शिक्षित रहो, संतुष्ट रहो, संघर्ष करो की विचारधारा को मानते हैं। और ये बात वो पिछले 50 वर्ष से उनके अंदर ये फैलाई जा रही है। मैं आपको बताऊं कि पंजाब तो ऐसा राज्य था जहां ये लागू हुआ। अब बिहार की बात बताता हूं। ये बिहार में भी नीतीश कुमार ने ये चाल चली। बिहार में उन्होंने कहा कि ये जो पासी और दुसाध है और ये जो जाटव और चमार है ये पूरा खा गए हैं, और बाकी की जो मुसहर जातियां हैं, धोबी है, और जो धानुक है, खटीक है, कंजर है और नट है, की जो 40 से अधिक जातियां अनुसूचित जाति की लिस्ट में, तो ये उनका आरक्षण खा गए। अब वहां पर जो है उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराया नीतीश कुमार जी ने, जिसको जाति जनगणना के नाम से लोग पहचानते हैं। उसमें निकल के सामने आया कि सबसे ज्यादा जिस जाति का रिप्रेजेंटेशन था वो धोबी थी। ये बिहार का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दूसरे नंबर पर तो था वो मुसहर जाति का है, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, सुनिए आप। और तीसरे नंबर पर पासी दुसाध का था। 5वें नंबर पर चमार और जाटवों का था। उनकी जो टोटल बिहार में आबादी है, उनके आबादी के अनुपात में वो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे श्री धर्मेंद्र कुमार जाटव जी ने कहा कि ये निर्णय किसी आंकड़े पर, किसी वैज्ञानिक शोध पर, किसी सर्वेक्षण पर, किसी तथ्य पर, किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ये व्हाट्सएप पर और ये सोशल मीडिया पर फैलाए हुए ये प्रोपेगेंडा है, जिसको हम मनुवादी प्रोपेगेंडा, जो मनुस्ट्रीम मीडिया है इसको फैलाता है, ये उसकी गप्पों पर आधारित है। आप मित्तल का जजमेंट पढ़ लीजिए, इसमें से जो जज है पंकज मित्तल, किस प्रकार की गप्पों की भरमार है उस जजमेंट। आप चंद्रचूड़ जी हैं जो हमारे उसी पेशवा से आते हैं, जो पेशवाई शासन था उसी खानदान से आते हैं। इनके पुरखों ने जो दलित समाज के लोगों के गले में हादी और उनके पीछे झाड़ू बांध दिया था इन पेशवाओं ने। आज उस देश के वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुझे डर नहीं लगता इससे। आज वो जो कोरे गांव में पेशवाओं को हम लोगों ने, दलितों ने जो धूल चटाई थी, वो आज इसका बदला ले रहे हैं वहां बैठ करके। और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये मेरे कंटेंट ऑफ कोर्ट भेजते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं, आप और आपका चैनल जिम्मेदार है। मैं व्यक्तिगत इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ये जो इन्होंने कहा कि जो वर्गीय चेतना उभर रही थी, 1270 जातियां जो इकट्ठी हो गई थी, तो इनको छिन्न भिन्न करने के लिए, इनकी एकता को खंडित करने के लिए कि ये कहीं शासक जातियां ना बन जाए इस देश की। इससे भी आगे मैं आपको एक चीज आइडियोलॉजिकल लेवल पर बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 4 विचारधाराएं चलती है मुख्यतः। जो पॉलिटिकल विचारधारा है, जो इकोनॉमिक विचारधारा है, वो 4 विचारधाराएं मुख्यतः चलती हैं। जो जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है, आप ये जानते हैं कि एक मार्क्सिज्म और लेफ्ट की आइडियोलॉजी चलती है, जो हमारे देश में भी चलती है, जिसका प्रतिनिधित्व सीपीआई सीपीएम करती है। उसका भी पूरा नेतृत्व इस देश के ब्राह्मणों के हाथ में है।
सीपीआई हो सीपीएम हो। तो ये जो वाम की विचारधारा है जिसको हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, एक विचारधारा हमारे यहाँ ये चलती है। दूसरी विचारधारा हमारे यहाँ ये मनुवाद की है, इसको गोलवलकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इस प्रकार के जो आरएसएस और बीजेपी के जो आइडियोलॉग हैं उनकी विचारधारा है, जिसमें ब्राह्मणवाद जो हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है उसका शासन की बात है। एक विचारधारा वो है जो उसमें पूंजीवाद भी है और जिसमें जातिवाद भी है, मनुवाद भी है, वो उन सबका मिश्रण है। और तीसरी विचारधारा गांधीवाद की है, जिसका ये कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, जो इंडी अलायंस प्रतिनिधित्व करता है। और चौथी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर की है, जो अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरिज्म कहते हैं। और ये अम्बेडकरिज्म जब कमजोर हुआ है, जब हमारे समाज के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर हैं, पैसे वाले हैं, ताकतवर बन गए हैं, तो अब आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे हैं। आरएसएस उन पर निगाह रखने लगी है और वो हमारे को नेता बनने के चक्कर में कि उन्हें कोई टिकट मिल जाएगी, उन्हें कोई सम्मान मिल जाएगा, या हमारे रिटायर्ड अधिकारी ने कोई भ्रष्टाचार कर लिया है तो भ्रष्टाचार पे केस बचे रहेंगे, या हमारे किसी एमएलए एमपी या मिनिस्टर जो पहले सरकारों में रहे वो किसी केस से बच रहेंगे। तो इस प्रकार से आज वो पूरी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं फॉलो करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा केवल शिक्षित होने की नहीं है, सबसे बड़ी बात संगठित होने की है। जब तक आपका एक यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, संघर्ष करने के लिए आपके पास मास मीडिया और संगठन नहीं होगा, आप कितने शिक्षित बने रहे। और शिक्षा केवल बीए बीटेक और बीएससी और एमएससी और पीएचडी करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आपके अपने महापुरुष और आपके वर्गीय हितों के लिए जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे जो बुद्ध के जो सामाजिक क्रांति का विचार है उसको अध्यात्म की ओर मोड़ दिया गया है। बुद्ध की क्रांति सबसे पहले सामाजिक क्रांति है। तो ये जो आज अम्बेडकरवाद की विचारधारा जो कमजोर पड़ी है माननीय कांशीराम जी के जाने के बाद, और जब से ये सरकार आई है पिछले 10 वर्षों में, तब से हमारे समाज के जो प्रखर अम्बेडकरवादी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से समझौता किया है। चाहे वो हमारे राजनीतिक दल हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो हमारे एकेडमिशियंस हो, चाहे वो हमारे पत्रकार हो, आज उनमें अम्बेडकरवाद की वो धार नहीं बची है जो हमारे पहले पुरखों में थी, जो हमारी पिछली पीढ़ी में थी। इसलिए आज हमारे ये संकट है कि कभी एसटी एक्ट पर विवाद होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको डाइल्यूट करता है, कभी आपके आरक्षण के वर्गीकरण की बात होती है, कभी इसमें क्रीमी लेयर लगाया जाता है, कभी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू खत्म किया जाता है, कभी आउटसोर्सिंग के थ्रू। अब आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि केंद्र सरकार की 10 लाख से अधिक वैकेंसीज खाली पड़ी है इस समय वर्तमान में। ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है जो राज्यसभा के उत्तर में कहा है। दूसरा जो विभिन्न राज्य, हमारे उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक वैकेंसीज हैं, और जो दुनिया जो हमारे जो भारत के अन्य राज्य हैं उनमें टोटल मिला के इस समय 60 लाख से अधिक वैकेंसीज हैं। यहां पर किसी भी जाति का बैकलॉग है। हाँ, और इनमें से 70% से अधिक शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल कास्ट की रिजर्व पोस्ट हैं। जब ये बता दीजिए कि जब जाटव चमारों को, पासी प्रसादों को, मीराओं को ही उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला, तो ये बता दीजिए कि जब नौकरियां बांटी ही नहीं गई, दी ही नहीं गई, तो कौन जाति किससे। और इसके अलावा आपने देखा होगा, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ले लीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत सारी पोस्ट ले लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज के टीचिंग पोजीशंस को ले लीजिए, आप अन्य विभागों के ले लीजिए, नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। जब ये बताइए कि इतना होने के बावजूद जब नॉट फाउंड सुटेबल है, 8 लाख वैकेंसीज है, तो हमें ये बता दीजिए कि आपको ये बात कैसे मालूम हो गई कि ये जाति फलानी जाति उसका खा गई। हकीकत तो ये है कि जाटवों को आज तक उनकी अनुपात है वो चमार बिरादरी का पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनुपात है दलितों में। ये दलितों की 60 से 70% तक ये आबादी है दलितों में। आज इनका अनुपात आज सबसे ज्यादा घृणा इससे होती है। आज इन्हीं के खिलाफ हमारे अपने भाइयों को लेकिन हमारी भी कमी है कि हम उनको डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा नहीं समझा पाए।
हम उनको सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को नहीं समझा पाए, और जो हमारे लोग हैं उसमें सफल हो गए हैं। ये काम तो हमें करना था, बाबा साहब का, माननीय कांशीराम जी का काम तो हमको करना चाहिए था। बुद्ध का विचार तो हम लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, हम भी असफल हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं। हमें अपना जो इंट्रोस्पेक्शन है, आत्म मंथन है, वो करना ही चाहिए। और मैं आपको बता दूं, देखिए आज आप देखिए इस समय जो गांधी राज पर चलने वाली पार्टी है कांग्रेस, जो प्रमुख विपक्षी दल है, वो बोल नहीं रही है। जो लेफ्ट सीपीएम वो बोल नहीं रही है, और जो मनवाद पर चलने वाली पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो भी नहीं बोल रही है। आज आपने कितना भी नकारा हो, आज हमारे समाज के लिए अगर कोई पार्टी है, चाहे कितनी भी कमजोर हो जाए, लेकिन अपनी विचारधारा की पार्टी होना बहुत जरूरी है। हमारी विचारधारा की पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जिसका ऑल इंडिया लेवल पर संगठन है। हर राज्य में, हर राज्य के जिले में है, हर राज्य के जिले की तहसील और ब्लॉक और कस्बे और गांव का संगठन है। आज उनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये समझ लीजिए कि कोई किसी भी विचारधारा में हो, लेकिन आप ये अम्बेडकरी विचारधारा का राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आएगा, राज्यों में और केंद्र में, न तो आपका आरक्षण प्रोटेक्टेड रह सकता है, और ना आपके अधिकार प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, और ना आपके प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलेगा, और ना आपको अन्य क्षेत्रों में, जो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे डीलरशिप हो, चाहे आउटसोर्सिंग के पोजीशंस हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई अधिकार नहीं मिलने वाली। अम्बेडकरी विचारधारा का शासन आने में वक्त भले ही लगे, लेकिन समाधान यही है। ये बात कोई पसंद करे ना करे, लेकिन तथ्य तो ये नहीं, ये दिक्कत यही हो जाती है कि हमारे लोग है ना, दो बात सही बोलते हैं, दो बातें बौद्धिक बेईमानी कर देते हैं, उसी का परिणाम है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी भाई सही। प्रोफेसर साहब ने भी आखिर में वही गलती कर दी जो हम गलती कर रहे हैं, कि अगर जो बसपा की बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से काशीराम जी का साथ पूरा समाज लगा, और मैं कहता हूं कि समाज की 30-40 साल की वर्षों की तपस्या की वजह से बीएसपी पैदा हुई, लेकिन मायावती जी ने उसे बकौती बना लिया। अब देखिए कि मायावती जी का गढ़ है यूपी, लेकिन हॉटस्पॉट भारत कुंभ का बना राजस्थान, जहां पे मायावती जी को कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कहना कि मायावती जी का बंद में कोई योगदान भी नहीं है, आप बताइए उनकी पार्टी ने कहां मीटिंग ली है? ये तो समाज का आंदोलन है, आप इसको छोटा कर रहे हैं एक पार्टी से बांध के। मायावती जी तो एक परिवारवाद की पार्टी है, वो कैसे बाबा साहब का आंदोलन चला सकती है? उसके भतीजे को घोषित कर चुके हैं उत्तराधिकारी। आपको बौद्धिक ईमानदारी की जरूरत है सबसे पहले डॉक्टर साहब। अगर हम लोगों को अगर सचमुच में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमको बौद्धिक रूप से ईमानदार बनना पड़ेगा। हम लोग 100 बातें सही कहें, लेकिन आखिरी में वो हमारे काम की चीजें आखिरी में डाल दें। हमने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया। तो आप बता दीजिए कि कुछ विचारधारा के शासन से आपके अधिकार मिलेंगे आपको? नहीं, विचारधारा का मैं सुनिए, आप इन चार विचारधारा, और आप किस विचारधारा के साथ हैं? आप किस विचारधारा के साथ हैं ये बताइए। हम किसी पार्टी से बंधे नहीं है सर, हम तो बिना पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। एक बनाई उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और दूसरी बनाई शेड्यूल कास्ट उन्होंने, और तीसरी रिपब्लिकन। 3 पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब ने बनाई। ऐसी बातें करते हैं आप? उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी, उस समय भी सीपीआई सीपीएम थी, उस समय भी ये जनसंघ और पार्टियां थी। आप 4 आइडियोलॉजीज में से ये बता दीजिए आप किसके साथ है?
साहब इसमें हम मूल विषय पर जो समाज विषय पर आए। हम चाहते हैं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें। मान सकते हैं कि धर्मेंद्र बहुजन समाज पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन अंततः वो कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवाद का समर्थक हूँ। आपकी बात एक मायने में तो आप बताइए अरे एक बात बताइए ना, नहीं ऐसा है, ये इधर उधर की ढीली बात कर रहे थे आप। अम्बेडकरवादी कोई राष्ट्रीय दल बताइए ना कौन सा है, हमें हम भी उसको सपोर्ट करते हैं, बताइए। राष्ट्रीय दल वो था, खत्म हो रहा है ना आपको, मायावती जी वाला, तो मायावती वाला खत्म हो रहा है ना वो पॉलिटिकल पार्टी बताइए। मैं बता रहा हूँ, बोलने तो दो प्रोफेसर साहब बोलने दो, अरे बोलने दो। आपके मायावती जी के सामने भी चंद्रशेखर जी पैदा हुए और उनका भी एक अभी दल बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। एक अभी मायावती जी के पास कोई सांसद नहीं है, उनके दल के पास एक सांसद भी है। तो ये कहना मतलब उनका पार्टी, अभी उनकी पार्टी का, चंद्रशेखर जी की पार्टी का भी संसद में प्रतिनिधित्व है, मायावती जी की पार्टी का तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस मायने में अगर आप उनको सपोर्ट करें तो उनको करिए, लेकिन वो अम्बेडकर विचारधारा नहीं, वो आप लेकिन आप जो ऐसी विचारधारा, जो अम्बेडकर विचारधारा अगर करेंगे तो अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी को करेंगे तो अम्बेडकरी विचारधारा की पार्टी को करेंगे, किसी को नहीं करेंगे अन्यथा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन किसी एक पार्टी को जबरदस्ती आप लोग जो चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही है, आप भी एक बताइए इस आंदोलन में क्या भूमिका रही। ठीक है, उन्होंने एक नेता के रूप में उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको ज्यादा लोग सुनते हैं, हमको कम लोग सुनते हैं, हम लोग भी जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं। ये सामाजिक आंदोलन था, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की आप अम्बेडकर समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो आपका स्वागत है, क्योंकि वो भी आप अम्बेडकर विचारधारा पर चलते हैं। लेकिन हमारे सामने कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हम कांग्रेस पार्टी के चलते हुए, बीजेपी के चलते हुए या नेतृत्व के चलते हुए हम अम्बेडकरवादी आंदोलन को बढ़ा सकते हैं, तो नहीं। ऐसा है, बीसों विकल्प हैं, आरपीआई है, बसपा है, एएसपी है और पीपल्स पार्टी है, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर मेरा किसी से न तो आरपीआई से विरोध है, न प्रकाश अम्बेडकर जी से विरोध है, न चंद्रशेखर जी से, न चिराग पासवान जी से। अगर आपको जी से विरोध है तो आप विरोध करिए, क्योंकि आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा का जब तक राज्यों में शासन नहीं आएगा, ये मायावती जी से विरोध रखते रखिए, मैं किसी से विरोध नहीं रखता हूं। मुझे अम्बेडकर विचारधारा की मेरे पूरे वक्तव्य में आपको नजर आया कि मैं किसी पार्टी विशेष का आपसे बताइए कि मैंने किसी भी एक विचारधारा भावना हो रहा है सर, किसी भी विचारधारा देखिए, जो राजनीतिक ताकत होती है उससे पहले हमें कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर जो गैर राजनीतिक कार्य है वो करना पड़ता है। और एक संगठन है जो 1925 से लेकर के आज तक लगभग 100 वर्ष हो गए वो काम कर रहा है, उसकी 1 लाख शाखाएं लगती है देश में और उनके करोड़ों सदस्य हैं। उनके पास दसियों हजार ऐसे लोग हैं जो कुंवारे रह करके आजन्म प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। हमने इस प्रकार के विचारधारा, हम क्या है, हम प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो समाज का जो वैचारिक काम है, समाज में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो बहुजन महापुरुषों की, साहू जी, फूले साहब की और पेरियार जी की, इनकी जो विचारधारा है, इनके प्रचार प्रसार के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए जब हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ऑल इंडिया लेवल पर, और इसके लिए हमें कई दशकों तक, सैकड़ों, लगभग 100 वर्ष तक काम करना पड़ेगा। आप अगर ये कहें कि हमारी
राजनीतिक ताकत इस प्रकार की, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सांसद तो अपनी भी बनते हैं, और वो क्या होते हैं, वो आपकी विचारधारा के नहीं। हमारे इस समय खड़गे भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपने देखा होगा वो क्रीमी लेयर से आगे, जो प्राइम मिनिस्टर पहले बोल चुके थे कि हम क्रीमी लेयर को नहीं लगाएंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए वो। और उन्होंने कहा कि हम उप वर्गीकरण पर, सब क्लासिफिकेशन पर हम एनजीओ से बात करेंगे, राज्यों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। यानी कि उनके मुंह पर पूरी तरह ताला लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था? क्योंकि वो गांधीवाद की विचारधारा की पार्टी के अध्यक्ष है। वो आप दूसरी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए, उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति विचारधारा की होती है। आपकी जो दलित पार्टियां हैं, नाम नहीं लूंगा, ईडब्ल्यूएस का मायावती जी ने खुलकर सबसे पहले समर्थन किया था, पता है आपको? कुछ कहेंगे इस बारे में आप? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्या था? वो कौन से संविधान के अनुसार था? आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस का लाया गया। मायावती ने सबसे पहले उसका समर्थन किया। और आप रहे बात की, आपने हजारों शाखाएं लगती हैं, मायावती 4 बार सीएम गई तो 50 शाखाएं तो लगवा सकती थी परमानेंटली यूपी में। कुछ तो तैयारी कर देती यूपी में। बेसिकली आप नहीं जानते, बीज बोना, बीज बोते हैं, पौधा फूटता और पेड़ दरख्त बन जाता है। हम उस प्रक्रिया को नहीं समझ पाए हैं। हर बार आप सीएम बनेंगे ये संभव नहीं है। मैं यही बात हमारे समाज के लोगों को समझाता हूं कि आपको विपक्ष में रह के भी अपनी ताकत उतना रखना चाहिए कि आप समाज की संरक्षण कर सके, हक अधिकार का। आप इस गलतफहमी में कि हर बार आपकी सरकार बने, ये गलतफहमी है। एक मिनट, लोकतंत्र में किसी को भी हजारों बार सरकार नहीं बन सकती है सर, लगातार नहीं बन सकती है। कि मैं मायावती जी या उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना कोई पदाधिकारी हूं। वैसे तो मेरा काम एकाउंटिंग एनालिसिस करना है, मेरा काम रिसर्च एनालिसिस करना है। मैं आपको व्यक्तिगत बात में भी कह सकता हूं, तमाम बातें जो शब्द बोल रहे हैं आप समझ लीजिए। आप, मैं इस प्रकार के उसमें नहीं पछड़े करना सकता हूं, समझ लीजिए आप, है ना। और समझ लीजिए इसके आरक्षण की हमने विरोध उस समय भी किया, आज भी करते हैं। लेकिन हमने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी के ऊपर फ्रेटर्निटी होगी, यानी बंधुत्व होगा, यानी कि सामाजिक सद्भाव होगा, भाईचारा रहेगा। तो इसके लिए, बंधुता के लिए, भाईचारे के लिए हमने सोच लिया कोई बात, चलिए इनको हो गया। तो अब तो आज तो सब जातियों को मिलता है आरक्षण, सब जातियों को मिलता है, लेकिन वो हमारा खत्म करना चाहते हैं, है ना। गलत परिपाटी थी, संविधान सम्मत नहीं था, ये मेरा प्रश्न ये है। वो तो एक बात समझ, नहीं आप वो बात कह रहे हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूं। लोग रही बात मायावती पार्टी के प्रवक्ता से और मायावती जी से या आकाश आनंद जी से पूछिए, इसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। मेरा व्यक्तिगत और आपने सारी बहस को पलट दिया, आपने सारी बहस को पलट दिया उनका नाम लेके। मामले में जो मेरा एकेडमिक एनालिसिस कहता है कि आज भी अम्बेडकरवादी विचारधारा की कोई पार्टी जो ऑल इंडिया करेक्टर है वो बहुजन समाज पार्टी है। चंद्रशेखर जी को बहुत समय लगेगा, चंद्रशेखर जी आगे भी निकल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी उनके बारे में इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार का निष्कर्ष देना वो जल्दबाजी है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं उनको यहां विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि राजनीतिक ताकत से पहले आपको बहुत सारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक काम करना पड़ता है। आप पंजाब में देखिए, सिखों का सरकार हमेशा हमेशा के लिए जब आया, जब गुरु नानक जी की आइडियोलॉजी फैली पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, ईसाइयों का शासन जब आया, तो जब जीसस क्राइस्ट की विचारधारा फैली पूरे अरब देशों में और लगभग 100 देशों में और 50 इस्लामिक देशों में, यह शासन जब आया उनका, जब उनके प्रॉफिट मोहम्मद की विचारधारा फैली। एक बात समझ लीजिए, जब इस देश में और पूरा आपका जो अफगानिस्तान है, आपका इराक है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, म्यांमार है, ये पूरा अखंड भारत है अशोका के जमाने का। यहां पर यह शासन जब फैला, जब बुद्ध की विचारधारा फैली, चाहे वो चाइना हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, आप जो सैद्धांतिक बात है, आप नेता तो बन सकते हैं, राजनीतिक आरक्षण है, खुलेआम बन लीजिए,
ये प्रयास हमारे प्रकाश अम्बेडकर जी ने भी किया, RS गोयल ने किया, रामदास अठावले कर रहे हैं, चंद्रशेखर जी भी कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए मायावती जी भी कर रही हैं। लेकिन इन्हें केवल राजनीतिक काम से, सुन लीजिए, जो लॉन्ग टर्म की जो सफलता मिलती है, स्थायी सफलता मिलती है, ये जो शासन मिलता है, स्थायी शासन अम्बेडकरवादी विचारधारा का, बुद्धवादी विचारधारा का तो जब मिलेगा जब आपकी 1 लाख से भी अधिक ऐसी प्रतिदिन वैचारिक शाखाएं डेली लगेंगी। और आपकी आबादी कम नहीं है, आपकी आबादी कम नहीं है इस देश में। और ये काम इतनी जल्दी अगर कोई कहे कि भारत में दलितों का प्रधानमंत्री दलित और अम्बेडकरवादी विचारधारा के आधार पर बन जाएगा, तो ये बात समझ लीजिए। मान्यवर कांशीराम जी ने 50 साल संघर्ष किया, वो चले गए। सुन लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने विचारधारा पर काम किया। आप ये समझ लीजिए, RPI पार्टी का 8 धड़ों में बंटवारा हुआ। मुझे नहीं मालूम कि बहुजन समाज पार्टी का और जो अन्य जो अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं उनका क्या हश्र होगा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अगर इन्होंने वैचारिक स्तर पर लोगों में बहुजन महापुरुषों की, बुद्ध की, अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन में नहीं पहुंचाया, उसकी प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग कैडर आयोजित नहीं किए, अपना मास मीडिया नहीं हुआ, अपने लोगों को बिजनेस अर्थव्यवस्था में जब तक ये नहीं बढ़ाएंगे, राजनीतिक शक्ति आपके लिए क्षणिक आ सकती है, कुछ समय के लिए आ सकती है, गठबंधन से आ सकती है, आपके एक दूसरे के सहयोग से आ सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसमें आप इस देश के शासक जमात बन जाएंगे, शासक कौम बन जाएंगे, तो ये विचारधारा बगैर प्रचार प्रसार के और विचारधारा के स्तर पर लोगों के जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड पर काम नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। हमने सर विषयांतर हो गया, हमारी बहस की ओर चली गई। अब चलिए, ये विषय विषयांतर होगा क्योंकि आप केवल राजनीतिक सीमित रखना चाहते हैं, उद्देश्य बनाना चाहता हूं, अपना केवल उद्देश्य राजनीतिक है, मेरा उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं है। सर आप ही ने पार्टी का जिक्र लेके आए सर, और अब आप ही कह रहे हैं पार्टी का हर पार्टी का नाम लेता हूं, पार्टी में कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। आप कोई पार्टी बना लेंगे, उसका भी नाम दूंगा, कैसी बात करते हैं आप? एकमात्र पार्टी सबके लिए विशेष था कि आज का जो आंदोलन था और पॉलिटिकल पार्टी का विश्लेषण भी करता हूँ, गुरदोष भी करता हूँ। यह मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। चंद्रशेखर जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनसे जानता हूँ, मेरे घर पर भी आ चुके हैं, विश्लेषण करना मेरा काम है। सुन लीजिए आप, मुझसे न मायावती चंद्रशेखर कोई नहीं बच सकता। सुन लीजिए आप। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।